अंत बिल्कुल अलग और आधुनिक सोच पर आधारित है। कहानी का शीर्षक ईमानदारी का आखिरी दांव। भाग एक अजीब विरासत। हिमाचल की वादियों में बसे एक छोटे से गांव नीलगिरी में समरजीत नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। गांव वाले उसे एक साधारण किसान समझते थे, लेकिन असल में वो अपने समय का सबसे बड़ा छद्मवेशी, बहुरूपिया और ठग था। उसका नियम था कि वो कभी किसी का हक नहीं मारता था, बल्कि केवल उन लोगों को लूटता था जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते थे। समरजीत का एक ही बेटा था, आर्यन। आर्यन शहर से वकालत की पढ़ाई पूरी करके लौटा था। एक शाम समरजीत ने आर्यन को अपने पास बुलाया और लकड़ी का एक पुराना संदूक खोला। उसमें पीतल की 3 मोहरें और एक फटा हुआ नक्शा था। समरजीत बोला, बेटा, यह हमारी खानदानी विरासत है। हम 7 पीढ़ियों से न्याय के ठग रहे हैं। जो कानून नहीं कर पाता, वो हमारी बुद्धि करती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आखिरी परीक्षा दो और साबित करो कि तुम इस खानदानी हुनर के हकदार हो। भाग 2, चुनौती, अदृश्य चोर। आर्यन को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन पिता की जिद के आगे वो झुक गया। समरजीत ने उसे एक कठिन लक्ष्य दिया। पड़ोस के शहर में एक सेठ करोड़ीमल रहता है। उसने गांव के सैकड़ों किसानों की जमीन धोखे से हड़प ली है। तुम्हें बिना किसी हिंसा के उन जमीनों के कागजात वापस लाने हैं। अगर तुम सफल हुए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, और अगर फेल हुए तो तुम्हें ताउम्र मेरे साथ यही काम करना होगा। आर्यन ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वो ठगी नहीं, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। भाग 3, जाल की बुनाई। आर्यन शहर पहुंचा। उसने देखा कि सेठ करोड़ीमल बहुत अंधविश्वासी था। आर्यन ने एक प्राचीन ज्योतिषी का भेष धरा और सेठ के महल के बाहर डेरा डाल दिया। उसने अपनी कानूनी पढ़ाई के जरिए सेठ के उन सभी काले कारनामों की जानकारी निकाल ली थी जो उसने छिपा रखे थे। आर्यन ने घोषणा की, तारांकन, इस महल की दीवारों में पूर्वजों का श्राप है। जिस जिस कागज पर गलत हस्ताक्षर हुए हैं, वो कागज अगले पूर्णमासी की रात को अपने आप जलकर राख हो जाएगा, और साथ ही मालिक की किस्मत भी। सेठ घबरा गया। उसने ज्योतिषी आर्यन को अंदर बुलाया। आर्यन ने कहा, इसका एक ही उपाय है। आपको वो सभी कागज एक पवित्र ताम्र पेटी में रखकर रात भर के लिए पुराने शिव मंदिर की बावड़ी में छोड़ने होंगे, ताकि उनकी शुद्धि हो सके। भाग 4, बड़ा ट्विस्ट, द ट्विस्ट। सेठ ने डर के मारे सारे असली कागज ताम्र पेटी में रख दिए, लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने पेटी के साथ अपने 2 सबसे खतरनाक लठैत बॉडीगार्ड्स भेज दिए। बावड़ी पर पहुंचकर आर्यन ने एक रासायनिक धुएं, स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया। जैसे ही धुआं फैला, लठैतों को लगा कि वहां सचमुच कोई साया है। इसी बीच आर्यन ने पेटी बदल दी। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आया। आर्यन ने वो असली कागज खुद के पास नहीं रखे। उसने पहले ही गांव के उन सभी पीड़ित किसानों को वहां बुला लिया था। जैसे ही धुआं छटा, आर्यन ने कागज सीधे उन किसानों के हाथ में थमा दिए और खुद वहां से गायब हो गया। भाग 5, कहानी का सार और अंत। जब सेठ को पता चला कि वो ठगा गया है, वो पुलिस के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वे कागज गैर कानूनी तरीके से हड़पे गए थे। आर्यन वापस अपने पिता के पास लौटा। समरजीत खुश था कि उसका बेटा सफल हुआ, लेकिन आर्यन ने कहा, पिताजी, मैंने कागज तो वापस ले लिए, लेकिन मैंने आपकी ठग विद्या का नहीं, बल्कि डर के मनोविज्ञान और कानून का इस्तेमाल किया। आज से हमारी ये खानदानी परंपरा खत्म होती है। अब से हम ठग नहीं बल्कि रक्षक बनेंगे। समरजीत ने मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी पगड़ी उतार दी। उस दिन के बाद उस परिवार ने कभी किसी को नहीं ठगा। आर्यन ने उसी शहर में एक लीगल क्लिनिक खोला, जहां वो गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह देता था। इस कहानी की मुख्य विशेषताएं। और सेठ करोड़ीमल की हार के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे नीलगिरी गांव की किस्मत बदल दी। आइए इस कहानी को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। भाग 6, सेठ का प्रतिशोध और आर्यन की चतुराई। सेठ करोड़ीमल अपनी हार इतनी आसानी से पचाने वाला नहीं था। कागजात हाथ से निकल जाने के बाद उसने शहर के सबसे बड़े गुंडे कालिया को सुपारी दी कि वो आर्यन और उसके पिता को सबक सिखाए। एक रात, जब आर्यन और समरजीत अपने पुराने घर में बैठे थे, कालिया ने अपने आदमियों के साथ घर को घेर लिया। समरजीत अपनी पुरानी ठग विद्या का इस्तेमाल कर तलवार उठाने ही वाला था कि आर्यन ने उसे रोक दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए बाहर झांका और चिल्लाकर कहा, तारांकन कालिया भाई, अंदर मत आना। यहाँ पुलिस की गुप्त सीआईडी टीम पहले से बैठी है और सेठ के खिलाफ गवाही रिकॉर्ड कर रही है। कालिया ठिठक गया। उसे लगा कि शायद सेठ ने उसे फंसाने के लिए भेजा है। आर्यन ने तुरंत अपने फोन पर पुलिस सायरन की तेज आवाज बजा दी, जो उसने पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी। अंधेरे और डर के मारे कालिया और उसके आदमी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। समरजीत दंग रह गया। बिना एक लाठी उठाए आर्यन ने दुश्मन को खदेड़ दिया था। भाग 7, गांव का कायाकल्प। किसानों को उनकी जमीन वापस मिल चुकी थी, लेकिन उनके पास खेती के लिए बीज और औजार खरीदने के पैसे नहीं थे।
आर्यन जानता था कि सिर्फ जमीन वापस मिलना काफी नहीं है। उसने अपने पिता की उस पीतल की 3 मोहरों को देखा। उसने उन मोहरों को बेचकर पैसे जुटाने के बजाय उन्हें गांव के साख और विश्वास का प्रतीक बनाया। उसने गांव के चौराहे पर एक ईमानदारी बैंक खोला। आर्यन ने घोषणा की, तारांकन, जिस किसी किसान के पास अतिरिक्त अनाज है वो यहाँ जमा करे। जिसे जरूरत है वो यहाँ से उधार ले जाए। गवाह केवल ये 3 मोहरें होंगी। जो झूठ बोलेगा वो इन पवित्र मोहरों का अपमान करेगा। आर्यन के इस मनोवैज्ञानिक प्रयोग ने काम किया। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। समरजीत, जो कभी लोगों को ठगने की योजना बनाता था, अब उसी बैंक का खजांची और रक्षक बन गया। उसकी तेज नजरें किसी भी बेईमान को तुरंत पहचान लेती थीं। भाग 8, अंतिम परीक्षा। कुछ महीनों बाद सरकार की ओर से एक बड़ी सड़क परियोजना की घोषणा हुई जो नीलगिरी गांव के बीच से गुजरनी थी। बड़े बड़े अफसर और ठेकेदार गांव आए। उन्होंने अनपढ़ किसानों को कम मुआवजा देकर उनकी जमीनें फिर से हड़पने की कोशिश की। इस बार आर्यन ने न तो भेष बदला और न ही कोई नाटक किया। वो अपनी वकील की काली कोट पहनकर अफसरों के सामने खड़ा हो गया। उसने कानून की ऐसी धाराएं और सरकारी नियम पेश किए कि बड़े बड़े अधिकारी पसीने छोड़ने लगे। उसने साबित कर दिया कि गांव की जमीन की कीमत बाजार भाव से 10 गुना ज्यादा है। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और हर किसान को इतना मुआवजा मिला कि गांव का हर घर पक्का हो गया। भाग 9, खानदानी परंपरा का नया रूप। समरजीत अब बहुत बूढ़ा हो चला था। एक सुनहरी शाम को वो अपने पोते पोतियों, आर्यन के बच्चों को कहानी सुना रहा था। आर्यन पास आया और पूछा, पिताजी, क्या आपको अभी भी दुख है कि मैंने आपकी ठग विद्या की परंपरा को तोड़ दिया? समरजीत ने गर्व से आर्यन का हाथ थामा और कहा, तारांकन, नहीं बेटा। मैंने लोगों को उनकी कमजोरी, लालच से ठगा था, लेकिन तुमने लोगों को उनकी ताकत, ईमानदारी और कानून से जीत लिया। तुमने परंपरा तोड़ी नहीं, बल्कि उसे पवित्र कर दिया है। हमारी 7 पीढ़ियों की ठगी का पाप तुम्हारे एक सच ने धो दिया। भाग 10, निष्कर्ष। नीलगिरी गांव अब आदर्श गांव के नाम से जाना जाने लगा। वहां के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, बुद्धि का उपयोग अगर स्वार्थ के लिए हो तो वो ठगी है, और अगर परमार्थ के लिए हो तो वो न्याय है। आर्यन की वकालत और समरजीत का अनुभव अब केवल अपराधियों को पकड़ने और गरीबों को हक दिलाने के काम आता था। इस तरह एक खानदानी ठग का परिवार खानदानी रक्षक बन गया। कहानी की और समरजीत की ये नई राह न केवल उनके गांव बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गई। यहाँ से कहानी एक गहरा और भावनात्मक मोड़ लेती है। भाग 11, शहर का नया संकट। नीलगिरी गांव की खुशहाली की चर्चा अब राजधानी तक पहुंच चुकी थी। जहां एक और गांव तरक्की कर रहा था, वहीं शहर में एक नया गिरोह सक्रिय हो गया था जो डिजिटल ठगी, साइबर फ्रॉड के जरिए बूढ़े लोगों की जमा पूंजी लूट रहा था। एक दिन शहर से समरजीत का एक पुराना दोस्त, जो अब पाई पाई को मोहताज था, रोता हुआ गांव आया। उसने बताया कि कैसे एक अदृश्य ठग ने फोन पर बात करते करते उसके बैंक खाते से जीवन भर की कमाई उड़ा ली। समरजीत का खून खौल उठा। उसने आर्यन से कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग उन लोगों के खिलाफ करें जो छिपकर वार करते हैं। भाग 12, तकनीक और तजुर्बे का संगम। आर्यन कानून जानता था और समरजीत ठगों की मानसिकता। दोनों ने मिलकर एक एंटी फ्रॉड सेल बनाया। आर्यन ने शहर के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें साइबर सुरक्षा सिखाई, जबकि समरजीत ने उन्हें सिखाया कि एक ठग कैसे लालच का जाल बुनता है। उन्होंने उस गिरोह को पकड़ने के लिए एक हनी ट्रैप, मायाजाल बिछाया। समरजीत ने एक अमीर लेकिन बेवकूफ बूढ़े व्यक्ति का भेष धरा और जानबूझकर गिरोह के संपर्क में आया। उसने उन्हें लालच दिया कि उसके पास पूर्वजों के सोने के सिक्के हैं जिन्हें वो औने पौने दाम पर बेचना चाहता है। भाग 13, अंतिम मुकाबला, माइनस, धोखेबाज की हार। ठगों का गिरोह समरजीत के जाल में फंस गया। वे सोने के सिक्कों के लालच में नीलगिरी गांव के पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचे। गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि उसी सेठ करोड़ीमल का बेटा था जो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। जैसे ही उसने समरजीत पर बंदूक तानी, मंदिर के चारों ओर से छिपे हुए गांव के युवा बाहर निकल आए। आर्यन ने पुलिस के साथ मिलकर पूरे गिरोह को रंगे हाथों धर दबोचा। आर्यन ने गिरोह के सरगना की आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन, मेरे पिता ने सिखाया था कि ठगी एक विद्या है, लेकिन मैंने सीखा है कि न्याय एक शक्ति है। और आज शक्ति की जीत हुई है। भाग 14, एक नए युग का आरंभ। इस घटना के बाद सरकार ने आर्यन को राज्य का विशेष सलाहकार नियुक्त किया। समरजीत अब पूरी तरह से रिटायर हो चुका था, लेकिन उसका रुतबा अब एक अपराधी का नहीं बल्कि एक ऋषि जैसा था। गांव के स्कूल में अब नैतिक शिक्षा के साथ साथ तार्किक बुद्धि का एक विशेष सत्र चलता था जिसका नाम था समरजीत की पाठशाला।
यहाँ बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे चतुर बने ताकि कोई उन्हें ठग न सके, लेकिन साथ ही कैसे ईमानदार रहें ताकि वे किसी को ठगे नहीं। भाग 15। विरासत का असली अर्थ, उपसंहार। कहानी के अंत में एक सर्द रात को समरजीत ने आर्यन को फिर उसी पुराने संदूक के पास बुलाया। इस बार संदूक में कोई मोहरें या नक्शा नहीं था। उसमें केवल एक कोरा कागज और एक कलम थी। समरजीत बोला, तारांकन बेटा, 7 पीढ़ियों से हमारा इतिहास दूसरों ने लिखा था कि हम ठग हैं, लेकिन इस कोरे कागज पर अब तुम हमारा नया इतिहास लिखोगे। आर्यन ने उस कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, विरासत वो नहीं जो हमें पूर्वजों से मिलती है, बल्कि विरासत वो है जिसे हम अपने कर्मों से आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाते हैं। आर्यन के दोनों बच्चे, जो दूर से ये सब देख रहे थे, दौड़कर दादाजी के गले लग गए। गांव की ठंडी हवाओं में अब डर नहीं, बल्कि सुरक्षा और गर्व की महक थी। खानदानी ठग का दाग धुल चुका था और न्याय के संरक्षकों का एक नया खानदान जन्म ले चुका था। कहानी के मुख्य बिंदु हिस्सा जहां समाप्त हुआ, वहां से अब एक ऐसा रोमांचक मोड़ शुरू होता है जो आर्यन के बच्चों और इस खानदानी विरासत के भविष्य को तय करता है। भाग 16। तीसरी पीढ़ी और डिजिटल चुनौती। समय बीतता गया। आर्यन के 2 बच्चे, बड़ी बेटी मीरा और छोटा बेटा कबीर, अब जवान हो चुके थे। मीरा एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और कबीर एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट। आर्यन अब राज्य का मुख्य कानूनी सलाहकार बन चुका था और समरजीत अपनी आयु के 100वें वर्ष के करीब था। एक दिन नीलगिरी गांव पर एक नया संकट आया। गांव के ईमानदारी बैंक का पूरा सर्वर हैक कर लिया गया और किसानों की डिजिटल जमा पूंजी गायब होने लगी। ये कोई साधारण ठगी नहीं थी, ये एक अदृश्य युद्ध था। भाग 17। छाया का उदय। इस हैकिंग के पीछे छाया नाम का एक गुमनाम अंतरराष्ट्रीय हैकर था। उसने संदेश भेजा, तारांकन नीलगिरी के न्याय के संरक्षकों, तुम्हारी ईमानदारी की जड़ें हिलाने का समय आ गया है। अगर 24 घंटे में फिरौती नहीं मिली तो पूरे गांव का डेटा मिटा दिया जाएगा। आर्यन और समरजीत परेशान थे, क्योंकि यहाँ कानून और पुरानी चालें काम नहीं आ रही थीं। तब मीरा और कबीर सामने आए। मीरा ने कहा, दादाजी, आपने इंसानों को ठगा, पापा ने कानून से उन्हें जीता, अब हम तकनीक और दिमाग के जाल से इस छाया को पकड़ेंगे। भाग 18। मनोवैज्ञानिक जाल, द माइंड गेम। मीरा ने एक फेक बैंक गेटवे बनाया जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। वहीं कबीर ने छाया की प्रोफाइल का अध्ययन किया और पाया कि वो हैकर बहुत अहंकारी है। कबीर ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट डाली जिसमें नीलगिरी के रक्षकों का मजाक उड़ाया गया था, ताकि छाया को लगे कि वो जीत चुका है और वो अपनी सुरक्षा में ढील दे दे। जैसे ही छाया ने अहंकार में आकर अंतिम हमला किया, मीरा के बनाए हनीपॉट ने उसका असली आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया। भाग 19। चेहरे से नकाब हटा। ट्रैकिंग के बाद जो सच सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। वो हैकर कोई विदेशी नहीं, बल्कि उसी पुराने पुजारी शिवदत्त का परपोता था, जिसे वर्षों पहले समरजीत पुरुषोत्तम ने ठगा था। वो अपनी पुश्तैनी हार का बदला लेने के लिए इस तकनीक का सहारा ले रहा था। जब पुलिस उसे पकड़कर नीलगिरी लाई तो समरजीत ने उससे कहा, तारांकन बेटा, नफरत की विरासत हमेशा विनाश लाती है। मेरे परपोतों ने तकनीक का इस्तेमाल बचाने के लिए किया और तुमने बर्बाद करने के लिए। यही फर्क है एक ठग और एक रक्षक में। भाग 20। महामिलन और नया सवेरा। पुजारी के परपोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। आर्यन ने उसे जेल भेजने के बजाय एक अवसर दिया। उसे गांव के साइबर सुरक्षा केंद्र में अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने को कहा। उस रात समरजीत ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए आर्यन, मीरा और कबीर के हाथ एक दूसरे पर रखे। उसने कहा, तारांकन, आज हमारा खानदान पूरा हुआ। ठगी से शुरू हुआ यह सफर अब विश्व कल्याण पर पहुंच गया है। भाग 21। अनंत विरासत, द इटर्नल लेगेसी। समरजीत के जाने के बाद नीलगिरी गांव में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई, जिस पर कोई नाम नहीं था। उस पर बस एक छोटा सा पीतल का सिक्का जड़ा था और नीचे लिखा था, अतीत सिखाता है, वर्तमान कर्म करता है और भविष्य बदलता है। मीरा और कबीर ने मिलकर एक ऐसी एआई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर के गरीबों को डिजिटल ठगी से बचाने लगी। वो खानदान जो कभी गलियों में छिपकर ठगी करता था, अब दुनिया के डिजिटल आकाश का सबसे चमकता हुआ सितारा बन गया था। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि बुराई की जड़ें कितनी भी पुरानी क्यों न हो, यदि नई पीढ़ी सही दिशा और आधुनिक सोच अपनाए तो वह न केवल अपने परिवार का कलंक धो सकती है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ बन सकती है। समाप्त। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का कोई विशेष एपिसोड